बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इस टॉपिक का कुछ बैकग्राउंड आप समझ लें कि इस टॉपिक में हमने जो कुछ बेसिक चीजें थी वो पहले क्या की थी। हमने ये कहा था कि अगर एक वेक्टर है वो ना एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है, बल्कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कहीं दरमियान है। जैसे मैं कह रहा हूँ ये फोर्स है जो कि ना एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है। अच्छा, ऐसे वेक्टर को हम लोगों ने एक नाम दिया था कि ये वेक्टर क्या कहलाता है। दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज अनलोकलाइज्ड वेक्टर। कौन सा वेक्टर था बेटा? इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनलोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे। अच्छा, अब अनलोकलाइज्ड वेक्टर का डिसएडवांटेज क्या होता है? उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड तो पता होता है पर हमें ये पता नहीं होता कि ये किस एक्सिस के ऊपर है। यानी एक वेक्टर की डायरेक्शन के मुताबिक हमें पता नहीं होगा अगर वो एक अनलोकलाइज्ड वेक्टर होगा। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं दो कंपोनेंट्स में। तोड़ने का तरीका क्या होता है कि हम इसकी एक प्रोजेक्शन बनाते हैं। जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में जाएगी इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ए एक्स कहेंगे। और इसी नमूने से हम इसकी एक वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन बनाएंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ए वाई कहेंगे। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सिंगल वेक्टर दो कंपोनेंट्स में तकसीम हो जाए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अच्छा, अब रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का एक रिवर्स प्रोसेस भी है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये सिनेरियो देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर ए है जो कि एक्स एक्सिस पर है, दूसरा वेक्टर बी है जो कि लेट्स सपोज वाई एक्सिस पर है। अब हमें अगर इन दोनों को ऐड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। कंपोज का मतलब क्या होता है? कंपोज का मतलब होता है दो वेक्टर्स को आपस में जोड़ना, आपस में जमा करना। अब इसकी एक मिसाल ले लें। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये चेयर है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है। एक फोर्स ऐसे लग रही है कि इसको अपवर्ड लेके जा रहे हैं और दूसरी कोई फोर्स है जो कि इसको हॉरिजॉन्टली खींच रही है। तो बताएं इस बॉडी के ऊपर अगर दो फोर्सेस लगे, F1 एक्स एक्सिस पे लगे और F2 वाई एक्सिस पर लगे, बताएं इसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है। तो हम क्या कहेंगे कि इसके लिए हमें क्या मेथड यूज करना पड़ेगा? कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर यूज करना पड़ेगा। अब कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर कहता क्या है? वो ये कहता है कि आप इसको जो मेथड हमने पढ़ा था हेड टू टेल रूल, उसके थ्रू आप ऐड करेंगे। कैसे? इस वेक्टर को फ्री बनाएं, ये यहां पर आएगा, ये वेक्टर यहां पर आ गया। जब ये वेक्टर यहां पर आ गया तो अभी यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर बी। सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर है। फर्स्ट वेक्टर के टेल से एक लाइन निकलेगी जो कि सेकंड वेक्टर के हेड के ऊपर जाकर टर्मिनेट होगी एंड दिस इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए हमने दो अभी तक मेथड पढ़े हैं, एक रेजोल्यूशन और दूसरा कौन सा? कंपोजिशन। अब ये जो टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें ये किस नमूने से इन्वॉल्व होंगे इसकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अब समझिए कि इसमें क्या होता है, किस नमूने से हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए सिनेरियो कुछ ये है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक वेक्टर है A1 जो कि एंगल बना रहा है θ1 और दूसरा वेक्टर है A2 जो कि एंगल बना रहा है θ2। अब आपसे अगर कोई सवाल ये करे कि भाई दो वेक्टर्स है और दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? ऐड करना है, तो आप लोग क्या करेंगे? भाई बताएं आप क्या करेंगे? दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? आप लोग यानी किस रूल के तहत करेंगे? हेड टू टेल रूल। या इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? सॉरी, इसको हम लोग कहेंगे कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। क्या कहेंगे बेटा? कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर कहेंगे। चलिए जी, ये हमने किया, ये A1
इसके ऊपर ये A2 और ये बेटा हमने क्या किया, इसको रिजल्टेंट निकाला। अब देखिए ये मेथड फेल क्यों होता है? फेल इस वजह से होता है कि ये दोनों वेक्टर्स जब ऐड हुए तो ऐड होने के बाद जो रिजल्टेंट आया वो ना एक्स एक्सिस पर है ना, दूसरे लफ्जों में हमें जो रिजल्टेंट मिला उसकी डायरेक्शन का हमें पता। सो इसलिए कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर का मेथड यहाँ पर खिलाफ हो जाता है। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि भाई आखिर आप यहाँ पर वेक्टर्स को ऐड एक नए मेथड जिसको आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं, प्रीवियस मेथड क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप दो वेक्टर्स को ऐड हेड टू टेल रूल के थ्रू कर तो सकते हैं, पर उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो खुद अनलोकलाइज होगा, यानी अपनी एक्सिस के ऊपर नहीं होगा। तो इसीलिए हमें एक नया मेथड चाहिए। दैट मेथड इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड कहता क्या है? वो ये कहता है कि भाई जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करें तो पहले इन दोनों वेक्टर्स जो कि ओरिजिनली खुद क्या थे, अनलोकलाइज थे, इन दोनों की डायरेक्शन का पता, पहले आप इसका पता निकालें, यानी इसकी डायरेक्शन का पता निकालें। तो भाई डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? ये देखिए, पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर A1 को कंपोनेंट्स में तकसीम करेंगे। कैसे करेंगे? इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? इसका पहले एक्स एक्सिस बनाओ तो क्या बनेगा, ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा इसका? A1, और इसका y दूसरा कंपोनेंट कौन सा बनेगा? A1y। यानी आप ऐसे समझ लें कि अगर स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं तो हम इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप कैसे इस्तेमाल करेंगे। स्टेप 1 ये है कि आप वेक्टर A1 को रिजॉल्व करें कितने कंपोनेंट्स में? दो कंपोनेंट्स में। अब हमें ये बात पता है कि जो A1 x होगा वो किसके बराबर है? A1 cos ऑफ θ1, और A1 y किसके बराबर है? A1 sin ऑफ θ1। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हमने क्या किया, वेक्टर A1 को रिजॉल्व किया। जब आपने दो वेक्टर्स को रिजॉल्व किया बेटा, तो अब आपके पास ये जो दोनों कंपोनेंट्स आएंगे ये अपनी अपनी एक्सिस के ऊपर होंगे, यानी हमारा इशू जो है वो क्या हुआ, सॉल्व हुआ। उसके बाद आप क्या करोगे, A2 को भी क्या करोगे, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे। तो हम इसका एक कंपोनेंट बनाएंगे A2x, और बेटा ये क्या बनेगा, A2y बन गया। यानी स्टेप 2 क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 बना लें इसको। स्टेप 2 वेक्टर A2 को भी आप क्या करोगे, दो कंपोनेंट्स में सॉल्व करोगे, A2x और दूसरा A2y। A2x किसके बराबर है बेटा, A2 cos ऑफ थीटा, नहीं θ2 होगा बेटा। A2 किसके बराबर है, और A2y किसके बराबर होगा, A2 sin ऑफ θ2। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इस मेथड के हिसाब से ये जो पहला काम आपको करना है वो ये करना है कि दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेना है। ये हमने रिजॉल्व कर लिया दोनों वेक्टर्स। यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 में आपने क्या किया, वेक्टर A1 और A2 को क्या किया, रिजॉल्व किया। जब ये रिजॉल्व हो गए तो अब आपके पास टोटल कितने वेक्टर्स आए, 4 वेक्टर्स आए। कितने वेक्टर्स आए, 4 वेक्टर्स आए। उसके बाद आ जाए स्टेप नंबर 3 में। बेटा स्टेप 3 क्या है? अब देखिए वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं। वेक्टर्स ऐसे ऐड होंगे कि x वाले x के